ठीक है, सो वी हैव सीन टिल दिस रेप्टिलिया, ओके, और इसके कितने क्लास हो गए? 6 क्लास, सब क्लास। ASI लास, इसे याद रख सकते हो, ASILAS लास। Synapsida, Synaptosuria, Ethiopterygia, Lepidosauria, Archosaurus, Synapsida। और इसके बाद अब आइए एव्स में, कहाँ मिटाएं? इसको मिटा दें यहाँ पर, ओके। So the major divisions in aves. Aves. एप्स क्लास है, इसके 2 सब क्लास हुए। देयर आर 2 सब क्लासेज इन दिस। एक का नाम है आर्कियोरिन्थस and the another one is Neorynthus. Archaeorynthus went extinct. Okay, in this you will find extinct Jurassic age fossil birds. तो इनके fossils मिलते हैं हमें, इसी में Archaeopteryx है, Archaeorynthus से belong करता है. That one is the connecting link between इसके. And Neorynthus जो है वो आपका हो गया. These are the flying modern birds. Modern birds. Okay, तो इसमें भी पहले there were 2 divisions. Neorynthus में भी एक वैसे बर्ड थे जिनके चोंच पर दांत था, जिनका नाम था ओडोंटोगनैथी। ओडोंटोगनैथी, टूथ जॉ थे इनके। एंड अनदर वन इज नियोगनैथी। ओके, तो ये हो गए आपके एव्स क्लास के 2 सब क्लास, आर्कियोरिन्थिस, नियोरिन्थिस। इस दोनों सब क्लास के आपके 2 सुपर ऑर्डर, ओडोंटोगनैथी एंड नियोगनैथी। ओडोंटोगनैथी भी एक्सटिंक्ट हो गया। नियोगनैथी आर द न्यू जॉ बर्ड्स विदाउट टीथ। तो न्यू जॉ बर्ड्स है नियोगनैथी। ये मॉडर्न बर्ड्स हैं। आज के जितने भी चिड़िया पंछी हैं आपको दिखते हैं सब नियोगनैथी है। फिर ना कौन रह गया? मैमल्स। मैमल्स में ग्रुप्स हैं, सुने होंगे नाम। मैमल क्लास के 2 सब क्लास है। पहला है आपका प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यस, प्रोटोथीरिया, and the another one is थीरिया, मेटाथीरिया। मेटाथीरिया इसका इंफ्रा क्लास है। ये सब क्लास के इंफ्रा क्लास है। प्रोटोथीरिया हो गए आपके ये एग लेइंग मैमल्स, ये एग लेइंग मैमल्स है। यूथेरिया और थेरिया सेम है सर? यूथीरिया जो है और थीरिया सेम नहीं है। यूथीरिया इज द प्लेसेंटल मैमल्स, ओके, एंड थीरिया में बेसिकली दिस इज द सब क्लास। दिस सब क्लास थीरिया इंक्लूड्स 3 इंफ्रा क्लासेस। एक है अलोथीरिया एक्सटिंक्ट, मेटाथीरिया मार्सुपियल्स and Eutheria placental mammals. ठीक है, we belong to Eutheria. Metatheria marsupials यानी कंगारू वगैरह, ओके।
और ये हो गए एग लेइंग मैमल्स। ये जो डिवीजन हुआ थीरिया का, प्रोटोथीरिया और थीरिया में, ये डायनासोर की वजह से हुआ लीनिएज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, थीरिया में ब्रांचिंग। और इस प्रोटोथीरिया पहले वाले मैमल्स थे, साइनेप्सिड्स के ज्यादा करीबी है, ये एग लेइंग थे सब। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका है ये डक बिल्ड प्लेटिपस, ये सब ट्रैकीग्लोसस, ये सब इससे बिलोंग करता है। ओके, आया समझ में? सो दीज आर द मेजर। अब यूथेरिया में बहुत सारे 18 की 24, कोई किताब 24 ऑर्डर लिखता है, कोई 36 ऑर्डर, कोई 31 ऑर्डर, कई सारे ऑर्डर है इसमें। कार्निवोरा, प्राइमेट्स, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्डर है। तो ये मेजर ग्रुप हो गया आपका वर्टिब्रेटा के। समझ में आया? ये वर्टिब्रेट्स हो गया। ओके, तो वर्टिब्रेट्स में कौन है? एग्नाथन्स एंड ग्नेथोस्टोमाटा। एग्नाथन छोटा ग्रुप है ये, अब ग्नेथोस्टोमाटा का कुनबा इतना बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। यस सर। Okay, so now we will see how the respiration is taking place in these groups. Okay, so basically the respiration in vertebrates, many organs take part. Even in vertebrates, skin is taking part in the respiration. For example, इसमें ही अब देख लो, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, एक हमको वर्टिकल लिस्ट, then it will be easy for you. Okay, so I'll draw vertical list. अब आप लोग बोलिए, याद हो गया होगा कितने ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स में? व्हाट यू फाइंड? एग्नाथा, एग्नाथन्स नंबर 1। नंबर 2 आपके कार्टिलेज, कॉन्ड्रिस्थिस लिख लो। कॉन्ड्रिस्थिस। नंबर 3 ऑस्टिथिस। सबसे पहले तो देखिए, what type of organs present in them. So you will find in them principally principally they have gills and lungs. In majority of them you will find lungs किसमें है? जिसमें एरियल रेस्पिरेशन हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म एरियल रेस्पिरेशन कर रहे हैं उनमें लंग्स है। गिल्स किसमें है? इनमें एक्वेटिक रेस्पिरेशन। एक्वेटिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे मरीन सी वाटर हो। लंग जो एरियल रेस्पिरेशन कर रहा है, यह लंग एम्फीबियंस में भी है। ओके, एंड ऑल टेरेस्ट्रियल लैंड एनिमल्स, रेप्टिलिया ऑनवर्ड्स। ठीक है, रेप्टिलिया बर्ड सब में लंग है, एम्फीबिया में भी लंग है। लंग अपीयर हो गया ऑस्टिथिस में, लंग फिश। ओके, लंग इज वेरी अर्ली फेनोमेनन। तो अब देखिए क्या कौन कौन सा ऑर्गन। सबसे पहले गिल्स आइए, क्योंकि सिंपलर से हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जाएंगे। तो सिंपलर फॉर्म्स आर बेसिकली दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, कॉन्डिस्थिस, ऑस्टिथिस, दीज आर, ऑस्टिथिस इज exclusively aquatic.
Condystics are exclusively aquatic. तो देखिए एग्नाथन्स, तो first we will see the types of gills present in them across these groups. आ रहा समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. Okay. Along with this, these are the main respiratory organs. They may have, आप देखोगे सिलेबस में लिखा हुआ एक टर्म ARO. This means accessory respiratory organ. एसेसरीज है जो कि रेस्पिरेशन को एड कर रहे हैं, एड। तो इसमें स्किन है एंड अदर ऑर्गन्स दैट हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो देखिए कि कैसे इसमें हो रहा है। तो स्किन इज बेसिकली डूइंग रेस्पिरेशन इन एम्फीबियंस। म्यूट करो। एम्फीबिया में स्किन है, ठीक, लेकिन एम्फीबिया में स्किन, इसको फिर डिवाइड कर दो। फिर एम्फीबिया में 3 क्लास आपके आपके एम्फीबिया, ये आपका ऑर्डर है जो बचा हुआ है। लिस एम्फीबिया सब क्लास के 3 ऑर्डर कौन कौन बताए? यूरोडेला, एन्यूरा एंड आपको क्या बताया? अपोडा। इसमें एन्यूरन्स जो है दे रेस्पायर वाया स्किन। एन्यूरन्स में, लेकिन फिश और ये आपके इवन टर्टल्स तो हो गया आपका रेप्टाइल। ओके, टर्टल तो रेप्टाइल है। टर्टल बहुत पहले अपीयर हो गया था, डायनासोर के से भी पहले। एंड दे आर एक्वेटिक। तो रेप्टाइल में टर्टल जो है, क्रोकोडाइल, जो पानी में रहने वाले रेप्टाइल्स हैं, जो पानी में भी रहते हैं लैंड पर भी, वो बहुत पहले आ गए थे। अब देखिए इसमें क्रोकोडाइल, सॉरी, रेप्टाइल में आपके एक्वेटिक टर्टल्स जो है, और फिश में फिशेस, दे आर बेसिकली क्या होता है इसमें कि एक एसेसरी ऑर्गन है, दैट एसेसरी ऑर्गन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसमें रेक्टम एक्चुअली functions as respiratory organ. In some fishes, not in all, some fishes and aquatic turtles, rectum is vascular. Vascular rectum. The cloaca is respiratory. So vascular rectum या cloaca is respiratory. In some fishes and aquatic turtles. Okay. कभी कभी गिल्स और लंग एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं एक एनिमल्स में, जैसे कि इन एम्फीबियंस। Okay, so we will come across, these are the 2 main respiratory organs found in vertebrates, and we will come across some of the accessory respiratory organs which is taking
in the respiration in different groups. तो इन सारे रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, सभी ऑर्गन्स का दो इंपॉर्टेंट काम, मतलब स्ट्रक्चरल उनका खासियत है, स्पेसिफिसिटी है, तभी रेस्पिरेशन हो रहा है। कि ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन दे आर रिच इन ब्लड सप्लाई। ओके, so these are the properties of these respiratory organs, that's why they are respiratory। क्या है पॉइंट नंबर 1, they are rich in blood supply। Point number 2, very thin, these are made up of very thin moist epithelium। ठीक है, and this moist epithelium is covering the blood vessel। very thin moist epithelium covering the blood vessel। ठीक है, ब्लड वेसल इसलिए है क्योंकि जरूरत है कि ब्लड वेसल शुड बी इन क्लोज कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, तभी तो गैसेस एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन होगा अच्छे से। ब्लड वेसल क्योंकि ब्लड में आना है, गैस को डिजोल्व होना है, और बीच में क्या है, दैट थिन मॉइस्ट लेयर मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम, इपिथेलियल सेल्स। दिस इज दैट सरफेस। ये सरफेस हो सकता है गिल का भी हो या लंग का हो, किसी का भी हो। दिस इज दैट surface। Okay, outside there may be air or water, and inner side these are rich in blood supply, capillaries are there। so now the gases will diffuse into these cells first, and then it will come in the blood vessel and will mix in the blood। so this should be very thin as well as moist too। तो पानी में जो रह रहा है वो तो moist है ही। ओके, फिर भी दे secrete mucus on their surface and mucus absorbs the water। इवन जो लैंड पर रह रहे हैं उनके भी गिल या लंग को मॉइस्ट रखा जाता है। आपका भी लंग मॉइस्ट है, दैट सरफेस इज मॉइस्ट। mucus secreting glands are present, they are forming mucus and mucus is layering over this surface। okay, so this is that। तो इनका मॉइस्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो डिफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन जब भी हो रहा है तो आपका ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट में है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, और क्या कंडीशन है कि ब्लड वेसल मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं होना चाहिए। ब्लड वेसल शुड बी हाईली ब्रांच्ड into thin capillaries, into very thin capillaries। तो ऐसा है भी, they are highly branched। so organs of respiration, in the organs of respiration blood vessel should be reduced to thin capillaries। blood vessel should be reduced to thin capillaries।
इसकी वजह से एक तो फायदा हुआ कि सरफेस एरिया बिकम्स लार्ज, एरिया बिकम्स लार्ज। तो अब गैसियस एक्सचेंज ज्यादा अच्छे से होगा, एफिशिएंटली होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ओके, and blood is also brought into close contact with the external environment, that is water or air, okay, this respiratory organ. Are you getting my points, students? Okay, now we will see there are various types of gills present in vertebrates. So the first one that you should know is septal gills. Septal gills are present in cartilaginous fishes, respiratory organ. No, septal gill are present in cartilaginous fish, not the agnathan. Agnathan में पाउच है, septal gills. देखिए शार्क में जो गिल है वो इस प्रकार का है, सेप्टल गिल है, and they use these gills to breathe. Okay, and in this context fish have gill arches, क्योंकि फायरिंग्स को सपोर्ट करने के लिए कोई एक जो एंडोस्केलेटन होना चाहिए, and there are these presence of 7 pair of these semicircular arcs in the pharynx region made up of cartilage in them. And these arcs 7 हो गया, 3 2 5 2 और ये pharynx region है, in the pharynx. First arc is called as mandibular arc. Second arc is called as, मैं भूल रहा हूँ सेकेंड आर्क का नाम भूल रहा हूँ, बाकी के जो पीछे के पांचों आर्क हैं इनको कहा जाता है ब्रैंकियल आर्क। मकसद क्या है, ब्रैंकियल आर्क के बीच में गिल स्लिट्स है और फर्स्ट मैंडिबुलर आर्क से अपर हाफ पोर्शन से अपर जॉ इज अटैच्ड, लोअर हाफ पोर्शन से लोअर जॉ इज अटैच्ड। दिस आर्क इज फॉर प्रोवाइडिंग द सस्पेंशन, क्योंकि जॉ का जो मूवमेंट होगा सस्पेंशन नहीं होगा, तो ऊपर में क्रैनियम इज अटैच्ड, स्कल इज देयर, तो स्कल में मूवमेंट होगा। ओके, so that's why this arc provides cushion and the remaining posterior ones are actually providing the support to the pharynx in which gills are placed. Okay, and each of these arcs bear gill slit. Slit जब हम बोलेंगे तो आप समझना कि कोई एक दरार है यानी छेद है। ओके, स्लिट मीन्स ये। जब क्लेफ्ट बोलते हैं तो दैट मीन्स देयर इज सम पॉकेट इन बिटवीन, और ग्रूव जो बोलेंगे तो यहाँ भी उठा हुआ है, यहाँ भी उठा हुआ है, बीच में धंसा हुआ है, तो ग्रूव। स्लिट बोलेंगे, स्लिट मीन्स जस्ट एन ओपनिंग। जैसे अगर ये शर्ट अगर किसी का समझ लो, आप समझ आने के लिए 3 बटन है मान लो, उसने ये बीच का बटन खोल दिया तो ये ऐसे होगा, लेकिन बाकी दोनों लगा हुआ है, तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, तो दैट विल बिकम स्लिट।
उसको स्लिट कहेंगे। ओके, सो कार्टिलेजिनस फिशेज में दीज आर देयर एंड इसमें each these each of these branchial arc actually support the gills bearing gill slit, and this gill slit, that opening is gill slit is supported by an structure called as operculum. मछली जो खाया होगा देखा होगा, बोनी फिश खाते हो जो आपको जाता है, उसमें भी ओपरकुलम होता है, गिल के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है, उसको हटाने से अंदर लाल लाल दिखता है गिल्स. Okay, that one is operculum. It is also present here in the cartilaginous fishes, and that operculum works as lid for the gill. Okay, शार्क के पास ओपरकुलम नहीं होता है, but other cartilaginous fishes do have operculum. Okay, शार्क के अलावा कौन हो गया? होलोसिफेली. These are the elasmobranchs. होलोसिफेली में है. और इनके पास स्पाइरेकल इज ऑल्सो प्रेजेंट, क्योंकि इनके हेड रीजन में देयर आर पोर्स. and those pores are in communication with the a closed chamber, a passage, not the closed chamber, that one is a passage, and that these pores and that passage is called spiracle. Okay, and that spiracle is immediately behind the eyes in the shark's head. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 ब्रैंकियल आर्क बचे, तो 5 अगर डंडा दे दे, 1 2 3 4 और 5 हो गया, तो इसके बीच में कितना स्पेस है? 1 2 3 और 4. तो यही है, इनके 4 गिल स्लिट्स हैं बिटवीन ईच ऑफ दिस ब्रैंकियल आर्क. ब्रैंकियल आर्क फ्रेमवर्क हो गया, स्केलेटन टू सपोर्ट दिस स्ट्रक्चर. And these gill chambers, 4 gill chambers, okay, and they are on the body surface. These gill chambers, जो बाहर का opening है, that is called as gill slit, and these gill chambers have gill surface, okay, जिस पर gaseous exchange हो रहा है, that on that gill surface, okay. लेकिन जो लास्ट वाला चैम्बर है, सॉरी, गिल सरफेस को आप एक टर्म होगा ना जान लो, डेमी ब्रांच कहते हैं. गिल सरफेस पर को डेमी ब्रांच कहते हैं. यहीं पर रेस्पिरेशन हो रहा है. दिस डेमी ब्रांच इज हाईली वेस्कुलर. Okay, so water enters like this, flows like this. Sharks use the gill slits to oxygenate their blood. Spiracle here, this one actually assisting in the process of taking the water in. As this shark moves forward, water is taken into the mouth. माउथ से फिर फेरेंजियल कैविटी से गिल को पास किया, गिल चैम्बर, पानी घुसा, गिल को इसको बड़ा करके बना देता हूँ. वाटर
माउथ, माउथ के बाद आया इन द फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद गिल चैम्बर, गिल चैम्बर के बाद ऑन डेमी ब्रांच, डेमी ब्रांच ही वही सरफेस है जहां पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। डेमी ब्रांच से फिर इट विल गो इन द गिल स्लिट, डेमी ब्रांच भी गिल चैम्बर के अंदर ही है। इट विल, वाटर विल पास आउट फ्रॉम दिस गिल स्लिट, गिल स्लिट से बाहर निकल जाएगा टू द एक्सटीरियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ड्रिक्थिस पढ़ रहे हैं। ये सारे एनिमल्स जितने भी एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले हैं, सभी एनिमल्स एक्सेप्ट वन, दे आर actually having the salt concentration in their body in the range of 1/3 to 1/4 of the sea water, 1/3 to 1/4 of sea water। क्या है? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। कहने का मतलब हुआ कि समुद्र का जो खारा पानी है उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज अराउंड 1000। और कॉन्ड्रिक्थिस ऑनवर्ड्स पानी में जितने भी रहने वाले हैं, एग्नाथन में भी एक ग्रुप है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी एक्वेटिक हैबिटेट, चाहे फ्रेश वाटर में रहे चाहे समुद्र के पानी में, कॉन्ड्रिक्थिस हो चाहे ऑस्टिस्थिस हो, एम्फीबिया हो उसके बाद का कहानी अलग है। पानी में रहने वाले जो है वर्टिब्रेट्स, ओके, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, उनमें सब में बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज 1/3 to 1/4 ऑफ द सी वाटर। सी वाटर का है 1000, तो इनके बॉडी फ्लूइड का, इन सब एनिमल्स का जो रेंज होगा है दैट इज बिटवीन 250 to 330 या 340 समझो। यह है, इसका यूनिट है मिली ऑस्मोमोलर, ऑस्मोमोलर पर लीटर। तो इन्हें काफी दिक्कत होती होगी पानी में रहने में, क्योंकि तो इनको स्पेशल एडेप्टेशन करना पड़ा, एडेप्टेशन इनमें हुआ, ओके। और क्योंकि बॉडी फ्लूइड इतना ज्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैन नॉट मेंटेन, और उसका फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम हो रहा था, तो सारे एक्वेटिक एनिमल्स का ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ इज एडजस्टेड टू 1/3 to 1/4 ऑफ द सी वाटर, 250 से 330 के बीच में। इसको और थोड़ा कम कर लो 200, क्योंकि इनके लार्वल स्टेज का एक का 225 होता है, तो इसको रेंज कर लो यहाँ 225। कहने का मतलब हुआ कि अब ये बॉडी फ्लूइड का इनका ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ इज दिस मच, और बाहर जो पानी है उसका ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ इज 1000, तो इनका बॉडी वाल है, ओके, 225 से 330 अंदर, और बाहर हो गया 1000। क्या होगा? वाटर विल कम इनसाइड, सॉरी, वाटर विल गो आउटसाइड, दिस एनिमल विल लूज वाटर, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा हो गई, क्योंकि सॉल्ट कम है, और पानी में, खारे पानी में, समुद्र का खारा पानी इतना सॉल्ट है, यहाँ वाटर कम हो गया, मात्रा, पानी का कंसंट्रेशन समझ लो, तो वाटर इज लेस। और ऐसे भी समझ सकते हो, दिस सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू द
solution present inside the body fluid. So hypertonic में अगर किसी object को place कर दो and that object is bounded by semi-permeable membrane, then the water will come inside. और salt के साथ क्या होगा उल्टा? Salts will come inside and water will go outside. Hypertonic solution में place कर दिए, so it will lose water and it will gain salt body. तो जितने भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं aquatics, क्योंकि इनके बॉडी का osmotic strength is lesser than the sea water's osmotic strength, so their skin absorbs salt and loses water continuously. ये इस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं. दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. इसको ये रोक नहीं सकते हैं बिकॉज द स्किन इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स. हमारा स्किन केराटिनाइज हो गया तो वाटर का एंट्री और वाटर का एग्जिट रुक गया, लेकिन पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं इनका स्किन इज नॉट कंपोज्ड ऑफ द डेड सेल्स. नहीं तो वाटर का एंट्री बंद हो जाएगा. डेड सेल्स हो जाएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू रेस्पायर वाया स्किन. तो स्किन के रेस्पिरेशन प्रॉपर्टी को रखने के लिए दे हैव नॉट केराटिनाइज और कोई ऐसा सिमिलर मैकेनिज्म इनमें डेवलप हुआ. तो इसका एक बड़ा प्राइस पे करना पड़ रहा है इनको कि वाटर विल लूज फ्रॉम द बॉडी इफ दे आर इन सी वाटर. यही फ्रेश वाटर में उल्टा हो जाएगा. They will gain the water from their body surface. क्योंकि fresh water is hypotonic to the body fluid. ठीक है. तो salts will come inside. Salts का concentration is very high in the sea water as compared with the body's salt concentration. तो high concentration से low concentration की तरफ salt आएगा और इनका body wall का जो surface है that is allowing this exchange, so it will come diffusion से ये भी आ जाएगा. That's why their gill slits have acquired a special function in addition to respiration. Gills में सिर्फ respiration ही नहीं हो रहा है. On demi branch, they are also giving the salts in that outgoing water. गिल स्लिट से पानी बाहर निकल रहा है, उसी समय डेमी ब्रांच से गैसियस एक्सचेंज हुआ तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया. डेमी ब्रांच इनमें आयनोसाइट्स होते हैं. दे कंटिन्यूअसली सिक्रीट्स एंड सॉल्ट्स इनटू दैट वाटर. सो सॉल्ट्स इनके बॉडी से लगातार बाहर फेंका जा रहा है बाय गिल्स क्योंकि सॉल्ट का एंट्री कंटिन्यूअस बॉडी के चारों तरफ से इनका हो रहा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है. एनिमल इसको रोक नहीं सकता है. ओके, बिकॉज द स्किन इज अलाउइंग इट. और पानी भी ये लूज कर रहा है, पानी बाहर और ये अंदर. तो कैसे मेंटेन करता है? दिस एनिमल ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर थ्रू इट्स माउथ. तो पानी का कमी पूरा हो गया. सॉल्ट को कैसे बैलेंस किया? क्योंकि सॉल्ट ये गेन कर रहा है बाहर से 1/3 to